हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 30 जुलाई 2021 और आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदूज़ न्यूज़पेपर को। दोस्तों, हम सबसे पहले ना अपना बिजनेस सेक्शन उठाएंगे क्योंकि वहाँ से हमें कई सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिनको हम अपने डायरेक्टली चैप्टर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको पता है कि अभी जो हमारी इंडियन इकोनॉमी वाली सीरीज़ चल रही है उसके अंदर हमने इन्फ्लेशन वगैरह जैसे एफडीआई वाले चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, उनसे रिलेटेड न्यूज़ हमारे पास आज की डेट में कई सारी आई हुई हैं। तो चलो पहले हम उस वाले सेक्शन पर चलते हैं, फिर हम स्टार्टिंग की ओर आएंगे। सबसे पहला हमारा जो बिजनेस सेक्शन के अंदर पॉइंट आएगा वो है, ध्यान से 1 मिनट में निकाल दूँ, ये एडिटोरियल हो गया, ये भी अभी वही चल रहा है। ये रहा हमारा बिजनेस सेक्शन। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पर जो इन्फ्लेशन की जो रेंज है वो 4 में +-2 हम कर सकते हैं। मतलब जो हमारी इन्फ्लेशन की एक सही रेंज होनी चाहिए, एक हेल्दी रेंज होनी चाहिए, वो 2 से 6% के बीच में होनी चाहिए। अगर 2% से कम है तो दिक्कत है, और अगर 6% से ज़्यादा है तो भी दिक्कत है। यानी 2 से 6 के बीच में होनी चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ इन्फ्लेशन वाले चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पर क्या है ना कि आप देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर जिस तरह से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एडिबल ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से देखकर लगता है कि हमारे यहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन जनरेट होने को हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है ना, जब एक लेवल के बाद इन्फ्लेशन होती है तो मार्केट के अंदर एम्प्लॉयमेंट और परचेजिंग पावर दोनों ही कम होना शुरू हो जाती है। वैसे इन्फ्लेशन में और एम्प्लॉयमेंट में दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। फिलीपींस कर्व आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लेकिन एक लेवल तक बढ़ता है। यानी शॉर्ट टर्म के लिए तो ये ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये चीज़ें उल्टी हो जाती हैं कि इन्फ्लेशन के बढ़ने के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। तो कहा जाता है कि आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी इस तरीके से फ्रेम करनी चाहिए ताकि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो 2 से 6% के बीच में बनी रहे। अभी यहाँ पर कहा ये जा रहा है, आप यहाँ पर राइट साइड ये न्यूज़ देख सकते हैं, इसमें कहा गया है कि इन्फ्लेशन जो है वो भी डिप करके बिलो 6% आने वाली है कुछ टाइम के अंदर। जैसे अभी अगर मैं इन्फ्लेशन रेट की बात करूँ तो हमारा 13.5% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर कहा जा रहा है कि अगस्त के महीने के अंदर ये इन्फ्लेशन रेट अपना डिप होकर 6% वाली रेंज के अंदर आ जाएगा। और अगर ये इस रेंज में आ जाता है तो आप मान के चलो हमारे यहाँ पर महंगाई जो है वो कम हो जाएगी और परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ जाएगी। दोस्तों, क्या होता है जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है, लेट सपोज मेरी जेब में 100 रुपये है, इन्फ्लेशन का रेट है 10%, यानी 100 रुपये मेरी रियलिटी में 100 रुपये नहीं बल्कि वो 90 ही रुपये हैं। लेकिन अगर इन्फ्लेशन का रेट होता है 5% तो मेरी जेब में रखे हुए 100 रुपये नहीं बल्कि वो 95 रुपीज़ बन जाते हैं। यानी मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है जैसे इन्फ्लेशन का रेट क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर प्रिडिक्शन की जा रही है, जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा है कि इस बार की हमने जो पॉलिसीज़ बनाई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जिस टाइप से पॉलिसीज़ को फ्रेम किया है अपने पास, उस पॉलिसी के हिसाब से आने वाले टाइम के अंदर जो हमारे इन्फ्लेशन की जो रेंज है वो 5 से 6% के बीच में ही आ जाएगी। और अगर ये आ जाती तो आप मान के चलो ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन होगी। ठीक है, बाकी आप इस पूरे पार्ट को एक एक करके पढ़ सकते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम पे अपना एक चैनल बनाया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप इसके एक एक पॉइंट को रीड कर पाओ। अब यहाँ पर आते हैं, हाई फिजिकल बोरिंग वाज नॉट क्राउड आउट प्राइवेट सेक्टर। अब मेरी बात को ध्यान से सुना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास ट्रिपल पी मॉडल का। आपको याद होगा मैंने आपको ट्रिपल पी मॉडल पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखो, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर गवर्नमेंट अपने आप सारे काम नहीं कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर उनके पास एफिशिएंसी नहीं है। लेट सपोज हम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, लेट सपोज हम इंजीनियर्स की बात कर लेते हैं, तो हर जगह पर गवर्नमेंट का बोलबाला नहीं चलता है। अब ऐसे में जब वो प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, जैसे मैं एनएचएआई की बात करता हूँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर एनएचएआई अपने लेवल पे सारे काम करेगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एनएचएआई को कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करके ही हाईवेज बनाने पड़ते हैं। आज की डेट में अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही बड़ा बोलबाला है। तो ये कॉन्सेप्ट आता है हमारे ट्रिपल पी मॉडल का, जिसमें पब्लिक एंटरप्राइज प्राइवेट एंटरप्राइज के साथ मिलकर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मिलती है और बाद में वो अलग अलग हो जाती हैं जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। हमारे यहाँ पर ट्रिपल पी मॉडल के कई सारे मॉडल चलते हैं, जैसे बॉट चलता है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर चलता है, एक स्विस एनालिसिस भी चलता है, ये सारी चीज़ चलती है। मैं एक छोटा सा आपको एक हिंट दे देता हूँ। लेट सपोज कि नेशनल हाईवे नंबर 24 गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है कि हम नेशनल हाईवे नंबर 24 बनाएंगे जिसका 500 किलोमीटर की रेंज होगी। अब 500 किलोमीटर का जब वो हाईवे बनाया जाएगा तो अगर ये सारा हाईवे प्राइवेट सेक्टर बनाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर वो अपनी मनमर्जी चलाएगी। और अगर पूरा पब्लिक बनाएगा तो भाई साहब आप जानते हो पहली बरसात में ये हाईवे जो है ढल जाएगा। तो ऐसे में दोनों को साथ आना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर के पास अच्छा खासा फंड्स होता है, गवर्नमेंट के पास फंड्स होते हैं, ट्रस्टेबल फंड्स होते हैं, तो उन्हें फंड्स की कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे नहीं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं होती, बट हाँ उनके पास फंड्स होते हैं। लेकिन अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ तो उनके पास स्किल्ड लेबर और मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होता है। तो दोनों अपनी स्ट्रेंथ का अगर यूज़ करेंगे तो इससे जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है उनकी जो लिमिट है वो हमारी इन्हांस हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पर बोलेगी कि हमें अपने पास जितने भी रोड की कंस्ट्रक्शन है उनमें ट्रिपल पी मॉडल को फॉलो करना चाहिए। ट्रिपल पी मॉडल मतलब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों आपस में मिलकर काम करेंगे। अब ये इसमें एक टॉपिक आता है टर्न की प्रोजेक्ट। जैसे मैं मेट्रो का एग्जांपल देता हूँ, आपको याद होगा कि मेट्रो के अंदर हमारी 4 बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिन्होंने मिलकर मेट्रो की टेक्नोलॉजी इंडिया में दी थी। तो हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया
किया था कि आप सारे प्राइवेट प्लेयर हो, बाहर के एफडीआई जो इंडिया में लगा रहे हो, तो आप अगले 20 साल तक जो भी मेट्रो से कलेक्शन होगी उस पूरी कलेक्शन का भागीदारी आप लोग बनेंगे। यानी कि हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, आप अपना पैसा लगाओ, अपनी टेक्नोलॉजी लगाओ, हम आपको जगह देंगे, हम आपको लेबर देंगे, और ज़रूरत पड़ी तो अगर हमारी लेबर की कमी है तो आप लेबर को स्किल्ड लेबर की तरह ट्रेन कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर इंडिया ने कोई पैसा नहीं दिया, इस वजह से 20 साल तक का जो लीज़ है हमने उनको दिया, और 20 साल तक जो भी पैसा गया वो उनके पास चला गया। उसके बाद ये पैसा हमारे पास आना शुरू हो गया। इसे बोलते हैं बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। बनाया, ऑपरेट किया, और इसके बाद गवर्नमेंट को क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, इसमें एक और आता है कॉन्सेप्ट बीओटी टोल। बीओटी टोल, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र एंड टोल, कि अगर गवर्नमेंट फाइनेंस नहीं करती है तो ऐसे केस में आप टोल के थ्रू भी पैसा कलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पर मेन न्यूज़ पर आते हैं। न्यूज़ क्या बोल रही है? न्यूज़ ये बोल रही है कि जिस तरह से गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट अगर खर्चे ज़्यादा कर रही है और गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम हो रही है, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अगर गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा हो रहे हैं तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को ट्रिपल पी मॉडल को अपनाना पड़ेगा, वो भी मैसिव स्केल के ऊपर। आज के डेट में हमारे जो हाईवेज वगैरह बनाए जाते हैं वो ट्रिपल पी मॉडल पर बेस्ड होते हैं, लेकिन और भी जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें भी ट्रिपल पी मॉडल को अप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अगर इतना खर्चा करेगी गवर्नमेंट तो उसका फिस्कल डेफिसिट आएगा। फिस्कल डेफिसिट के केस में जो हमारा जो गवर्नमेंट बजट बनता है वो नेगेटिव में आता है, जिसका इंपैक्ट आपको करंट बैलेंसेस और कैपिटल बैलेंसेस के अंदर भी देखने को मिलते हैं, जो कि ये बिल्कुल भी सही बात नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली फिर जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता वो टैक्सेस को बढ़ाती है, टैक्सेस बढ़ाएंगी तो इन्फ्लेशन रेट और ज़्यादा इन्हांस होगा। तो ट्रिपल पी मॉडल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मॉडल है। लेकिन ये भी नहीं है कि हम पूरी तरह से ट्रिपल पी मॉडल पर बेस्ड हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली चले, प्राइवेट सेक्टर को ये पता चल जाए कि गवर्नमेंट के बस की कुछ नहीं है, सारा काम हमें ही करना है। तो हो सकता है वो मुंह मांगे रेट भी चार्ज करें, तो पूरा कंप्लीटली ब्लाइंडली हमें उन पर रिलाई नहीं करना है। बट हाँ, ये है कि ट्रिपल पी मॉडल को हमें अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ लिखा हुआ है कि यूएस की जो जीडीपी है वो क्लाइंब अप कर सकती है 6.5% की दर से। अब क्या है, जैसे यूएस के अंदर देखो, एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, कोविड-19 की सिचुएशन अभी चल रही है, जितने ज़्यादा लोगों को आप वैक्सीनेशन दोगे उतना ही ज़्यादा आपकी इकॉनमी रैंप अप करेगी। मतलब ये कि हमारी इकॉनमी का जो जीडीपी या ग्रोथ रेट है वो डायरेक्टली रिलेशनशिप रखती है किससे, वैक्सीनेशन से। मैं ये नहीं कहूँगा कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतने लोगों को कम कोविड होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट ये है कि कोविड होने के चांसेस कम होंगे अगर हमारे यहाँ पर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा होगा, तो अल्टीमेटली इससे इकॉनमी की जो जीडीपी है, ओवरऑल जीडीपी है, वो इंक्रीज़ होगी। तो यही यूएस के अंदर बोला है कि क्योंकि यूएस के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है ना वो बहुत मैसिव स्केल पर चल रहा है, हमारी इंडिया की तरह स्लो प्रोसीजर नहीं है, वहाँ पे बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो कहा जा रहा है कि जिस इकॉनमी में वैक्सीनेशन प्रोसेस अच्छी हो रही है, इट मीन्स उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठीक है। और उससे बड़ी बात कि जब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो ऐसे में जो उनकी दर है कोविड-19 से प्रभावित होने की, वो दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लोग कम बीमार पड़ेंगे, लोगों का काम ज़्यादा होगा, ऐसे में जो इकॉनमी का फ्लो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसी बात को लेकर हमारे नरेंद्र मोदी ने भी चिंता व्यक्त की है कि अब हम और भी जो वैक्सीनेशन ट्रायल्स हैं वो इंडिया में लेकर आएंगे, जिनसे कि हमारे यहाँ पर अलग अलग कंपनियों की तो नंबर ऑफ़ वैक्सीन ज़्यादा होंगी। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारी इकॉनमी ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीनेट हो जाएगी और इसका इम्पैक्ट हमारी जीडीपी के ऊपर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टीवीएस मोटर्स की, दोस्तों ये कोई खास न्यूज़ नहीं है, बस आपको बता देता हूँ। टीवीएस मोटर की जो सेल है वो इतनी ज़्यादा इन्हांस होगी कि 1000 करोड़ रुपए का रिमार्क इन्होंने जो है वो खड़ा कर दिया है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर किया मोटर्स को लेकर बात की गई है। दोस्तों आपने एक चीज़ देखी होगी, सन 2019 से, मतलब कोविड के टाइम से लेकर अभी तक किया की जो कंपनी है उसकी कारें आपको बहुत देखने को मिलेंगी, वरना पहले 2019 से पहले इतनी देखने को पॉपुलर नहीं थी, ना मिलती थी। आपको मैं एक बात बताऊँ, एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि हमारी इंडिया के अंदर जितनी भी कार कंपनी है, चाहे वो मारुति की हो, चाहे वो आपकी टोयोटा की हो, चाहे रेनॉल्ट की हो, चाहे BMW, ऑडी, इन सभी लोगों का जब हमने डेटा निकाला तो ये पाया कि कौन से कस्टमर जो हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं किसी भी कार को बाय करके, उन्हें एक प्रीमियम वैल्यू मिलती है। मैं प्रीमियम वैल्यू वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि प्रीमियम का मतलब ये नहीं होता आपने BMW खरीदी तो प्रीमियम है। प्रीमियम का मतलब होता है कि जब आप सेफ फील करते हो कि आपने जो इन्वेस्टमेंट लगाई है वो बहुत सही तरीके से लगाई है और आपको जो सामने सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, जो फीडबैक सिस्टम मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा मिल रहा है, बहुत ही कोऑपरेटिव लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर रिपोर्ट के हिसाब से किया की जो फैसिलिटी दी जा रही है इंडिया के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड है। यहाँ पर जितने भी लोग किया से कार बाय करते हैं वो उनके रिपोर्ट के हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं उनकी कस्टमर सर्विसेज से। याद रखना, चाहे इंडिया हो चाहे वर्ल्ड की कोई भी इकॉनमी हो, अगर
किसी भी सेलर ने कंज्यूमर को फुल्ली सेटिस्फाई कर दिया तो मान के चलो कि उसका बोल वाला उस टाइम पर होने वाला है। कुछ यही है अब देखने को मिल रहा है किया के केस में। किया जब इंडिया के अंदर आया था तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कार कंपनियां जैसे टाटा होगी, मारुति सुजुकी, इन्होंने किया को लेकर बहुत लीनियंसी बरती है। इन्होंने कहा किया जैसी जो कार है वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज के डेट में अगर हम किया का देखें सेल, मैं ये नहीं कहूँगा किया की सेल सबसे ज़्यादा है, वैसे सबसे ज़्यादा सेलिंग कार जो है वो मारुति सुजुकी की है। बट अगर मैं बात करूँ शेयर कैप्चरिंग प्रोसेस की, जिस तरह से ये इंडिया में आया, धीरे धीरे से अपना शेयर कैप्चर किया, वो रेट बहुत ज़्यादा है। आने वाले टाइम में हो सकता है मारुति सुजुकी को भी पिछाड़ दे। बट मेन चीज़ मुझे आपसे ये पूछनी है, मुझे ये बताओ कि किया क्या एफडीआई का कॉन्सेप्ट है, बाहर की कंट्री इंडिया में आई है, या क्या है? किया कहाँ की कंपनी है आप मुझे बताओ। किया एक कार का नाम है, मतलब कार कंपनी का नाम है, आपको बस ये बताना है कि ये कहाँ की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है या फिर इंडिया के बाहर की कंपनी है, और बाहर की है तो वो कहाँ की है। अब हम अपने आते हैं बिजनेस सेक्शन में कि आज की डेट में हमारी निफ्टी के अंदर कौन कौन सी वो टॉप 50 कंपनियां हैं जो कवर होती हैं। ठीक है, चलो इनके नाम हम डेली पढ़ेंगे जिससे कि ये नाम हमें याद हो जाए। कल को कोई अगर हमसे पूछे कि निफ्टी और सेंसेक्स में कौन सी कंपनी आती है तो एटलीस्ट हम 2-10 नाम तो बता ही पाएँ उसको। तो यहाँ पर आती है हमारी अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला इंडिया, कोल इंडिया, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमिन इंडिया, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जीएसडब्ल्यू, कोटक बैंक, एलएनटी, एम&एम, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, एसबीआई लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टीसीएस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो, ये हमारी टॉप 50 कंपनीज है। और अगर मैं बात करूँ, एक बार फिर से बताता हूँ, आईएमएफ के अंदर जो लोन दिया जाता है उसको एसडीआर बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट बोलते हैं, जिसके अंदर 5 बास्केट ऑफ करेंसी आती है, यूएस डॉलर और आपका पाउंड और यूरो, डॉलर, यूरो, पाउंड, जापानीज येन और चाइनीज़ रेमर्गनी, मतलब युआन भी बोलते हैं। ये 5 करेंसीज आती हैं। यहाँ पर आप देखते हो टीटी बाय रेट, मतलब अगर कोई बैंक खरीदेगी डॉलर तो इस रेट में खरीदेगी, और बेचेगी तो वो उस रेट में बेचेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी ये जो बात है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम अपना पेज नंबर 1 पर आते हैं और वहाँ से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर अगर आप पेज नंबर 1 देखेंगे तो यहाँ पर तो चलो ये कुछ भी नहीं है, मेन चीज़ आते हैं। आज ईडब्ल्यूएस को लेकर कुछ बातें बोली गई, कुछ रिजर्वेशन कोटास बढ़ाए गए। वो रिजर्वेशन कोटा यहाँ पर देखो क्या है कि मेडिकल जो सीट्स होती हैं, मेडिकल जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें कुछ रिजर्वेशन कोटा होती है। इस रिजर्वेशन कोटा के लेवल को बढ़ाया गया है। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट का जो कोटा है वो 27% कर दिया गया है, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनके लिए कोटा कर दिया गया है 10%। और ये किसके लिए किया गया है? जो मेडिकल इक्विपमेंट कह रहा हूँ, मेडिकल जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनकी जो सीट्स होती है, जो कोटा फिक्सेशन सिस्टम होता है, उसके अंदर ये चीज़ें की गई हैं। ठीक है, इससे पहले क्या था कि हमारे पास सन 2007 के अंदर इसमें मेजर अमेंडमेंट्स की गई थी, इसमें 15% और 7.5% किया गया था, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा के 27% और 10% कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं यहाँ पर यहाँ तो आपको कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, ये तो थोड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। आगे देखते हैं। देखो ज़्यादा चीज़ें हमारी न्यूज़ में पढ़ने वाली नहीं होती। अब अगर मैं पूरी एक न्यूज़ पढ़ाऊँगा तो फिर वो न्यूज़ चैनल बन जाएगा। हमें न्यूज़ चैनल नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है कि हमारी जो बुक्स हैं इकोनॉमिक्स के, हम उसको न्यूज़ से रिलेट करके पढ़ें कि रियलिटी में वो चीज़ें हो क्या रही हैं। चलो, और इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी का कोविड-19 वगैरह ये सारी चीज़ें, तो इसमें कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है। बाकी गुरुद्वारा पैनल है, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। डिमांड यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर फ्लड विक्टिम अकाउंट, चलो ये भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी एडिटोरियल पार्ट की, तो दोस्तों एक पेगासुस को लेकर काफ़ी टाइम से बात चल रही है। मैं एक लाइन के अंदर आंसर दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। पेगासुस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो मोबाइल फ़ोन है, ये अगर वायरस इसमें घुस गया तो मान के चलो आपका जो डेटा है, जो प्राइवेसी, आपकी फ़ोटोज़ हैं, आपका व्हाट्सएप है या कोई भी मैसेज है, इवन आपकी कॉल्स भी, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास चली जाएगी। दोस्तों आप मुझे बताओगे पेगासुस कौन सी कंपनी है, किस कंट्री ने इसको सॉफ्टवेयर को बनाया था? वैसे मैं आपको बता दूं इसका जो पर्पस था वो ये था कि जो टेररिस्ट होते हैं उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए पेगासुस सॉफ्टवेयर बनाया था। लेकिन आज की डेट में ये अभी पिछले 15 दिन से इतना ज़्यादा चर्चा में आ गया क्योंकि इसने हमारी इंडिया के जितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, अरे इंडिया छोड़ो, कनाडा के बड़े बड़े जो मिनिस्टर हैं, मतलब हर प्रेसिडेंट वगैरह, उन सबके फ़ोन्स को इन्होंने क्या कर लिया, अपने पास हाईजैक कर लिया, एक तरह से उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लिया थ्रू पेगासुस। तो पेगासुस आज के डेट में एक साइबर क्राइम की तरह बहुत ज़्यादा पनप रहा है। अब इसको लेकर हमारे पास साइबर सिक्योरिटी लॉ लेकर आ रहे हैं, उनको स्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है कि किस तरह से हम इन सॉफ्टवेयर से जो है टैकल कर पाएँ ताकि हमारी जो सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन है वो लीक्ड ना हो पाए। ये हो गया एक एडिटोरियल हमारे पास है यहाँ पर इंडिया और यूएस रिलेशन से। तो ये चीज़ मैं आपको कल के ही उसमें पढ़ा चुका था कि एंटनी बिल्कन हमारे इंडिया में आ रहे हैं जिन्होंने कई सारी चीज़ों पर अफगानिस्तान इशू को उठाया यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इनको दोबारा पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। ओ सॉरी,
चलो। अच्छा, बस हमारे पास एडिटोरियल ही पार्ट था। वैसे तो मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ और भी कोई हमारे एग्जाम के प्रॉस्पेक्ट लिस्ट है। ये एडिटोरियल होगा, ये काबुल की बातें चल रही, काबुल का इतना कोई वो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट उठा है कि फर्स्ट वेव जब से आई तब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ गया है। इसमें बताने वाली कोई चीज़ नहीं है कि हाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया। जब लॉकडाउन हुआ तो एम्प्लॉयमेंट तो बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, और इस कोटा वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया था, अफगानिस्तान इशू भी आपको बता रखा है। चलो, आज के न्यूज़पेपर में द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस इतना ही है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बाकी और भी धमाकेदार सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। आज के लिए पीस आउट।